अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैया अलहम्दुलिल्लाह चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक साइंस की सेकंड चैप्टर है और हम फर्स्ट चैप्टर इससे पहले कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो प्लीज़ विजिट करें हैया अलहम्दुलिल्लाह चैनल पे और उसको ज़रूर देखें। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो हमने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और जो एनसीईआरटी सम्स है हम पूरा ये केमिस्ट्री का 5 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कराएंगे। तो आज जैसे कि हमारा टॉपिक है इस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो इसमें हम एसिड और बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या चीज़ होती है, किस तरीके से ये हमें मिलती हैं, इनके प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि या नहीं पता तो आप आगे पढ़ोगे पीरियडिक टेबल पे और कि अभी तक जो नोन एलिमेंट्स हैं हमारे पास ओवर 5 है। तो ये जो 115 एलिमेंट्स हमारे पास हैं इनको कैटेगराइज किया गया है। तो ये 115 एलिमेंट्स मिलके आपस में बहुत सारे कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं। कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज उन कंपाउंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन केमिकल कंपाउंड्स को 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। नंबर 1 है एसिड, नंबर 2 है बेसिस और नंबर 3 है सॉल्ट। पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि भी हम कोई रिएक्शन करा रहे थे तो उसमें हमें सॉल्ट मिल रहा था, यानी कोई प्रोडक्ट हमें मिल रहा था सॉल्ट के स्वरूप में, जैसे NaCl हमें मिला था जब हमने 2 बेस और एसिड की रिएक्शन कराई थी तो सॉल्ट प्लस वाटर जो मिलता है। तो उसी तरीके से अब हम पढ़ते नंबर वाइज से पढ़ेंगे, पहले एसिड फिर बेस फिर सॉल्ट पढ़ेंगे। उससे पहले एक और चीज़ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता दूँ कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड, एलिमेंट नहीं कोई भी कंपाउंड ये एसिड है या बेस कैटेगरी में आता है या ये सॉल्ट कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए जो केमिस्ट्री वाले हैं जिन्होंने ये डिस्कवरी की है तो इसके लिए उन्होंने लिटमस पेपर है, नेचुरल इंडिकेटर होता है उसको लिटमस बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जिससे पता कर सकते हैं हम कोई भी कंपाउंड है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। या मोस्टली जो इंडिकेटर से एसिड और सॉल्ट, एसिड और बेस का पता लगाया जाता है, सॉल्ट तो अपने आप ही वो पता लग जाता है। पहला है फर्स्ट लिटमस पेपर बोलते हैं या इंडिकेटर बोल लो आप। लिटमस पेपर क्या होता है, अगर इसको लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट ब्लू लिटमस, इसको कलर करके किया जाता है। ये पेपर आता है डाई करके इसको ब्लू किया जाता है और डाई करके इसको ब्लू किया जाता है और इसमें एक होता है रेड, RED रेड, ताकि पता लग सके कि भी कोई रिएक्शन हो रही है। तो जो ब्लू लिटमस होता है अगर उसको जब हम किसी एसिड में एक्वस एसिड में डिसॉल्व करते हैं, डालते हैं, तो ये क्या करता है एसिड को रेड कर देता है, रेड इन कलर। एसिड
इससे पता लगता है कि ये एसिड है, और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। कलर बेस होता है, तो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा तो बेस है, और अगर ब्लू लिटमस पेपर को अगर रेड कर देता है तो एसिड है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारे पास होता है मिथाइल ऑरेंज। ये भी एक इंडिकेटर होता है, और एक होता है फिनोलैक्टोन। ये बेसिकली तो कलरलेस ही होता है। इसको अगर एसिड में डालेंगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, और अगर इसको बेस में डालेंगे, रिएक्ट विद एसिड, कलरलेस। एंड बेस के साथ पिंक कलर देता है। और अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये रेड कलर देता है एसिड के साथ, रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो रेड कलर देगा, और अगर बेस के साथ करेगा तो येलो कलर देगा। These are indicators: litmus paper, मिथाइल ऑरेंज और फिनोलैक्टोन। ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी चीज़, कौन सा कंपाउंड हमारा एसिडिक है और कौन सा हमारा बेस है। ये 3 इंडिकेटर होते हैं पता करने के, और भी होते हैं, बट एनसीईआरटी में ये चीज़ें कवर है, तो हम अभी फिलहाल इतना ही कवर करेंगे। और आगे जब हम और हायर स्टडीज़ पे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। और हम स्टार्ट करते हैं, एसिड स्टार्ट करते हैं। एसिड्स, एसिड्स जनरली क्या होते हैं, इनका टेस्ट सोर होता है। सोर प्रॉपर्टीज है इसकी। प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या होता है, SOUR, और टेस्ट क्या बोल देते हैं, खट्टा। जैसे हम कोई कच्चा आम या नींबू वगैरह या अंगूर होते हैं थोड़े खट्टे, जिसमें खट्टापन होता है ना, वो सुन लें उसमें एसिड मौजूद है। और वो कौन से एसिड होते हैं उसके बाद में हम बात कर लेंगे। सोर इन टेस्ट होते हैं, और किसी के साथ रिएक्शन करते हैं तो और ये एक लिटमस पेपर वाला बताया था आपको, ब्लू लिटमस को टर्न्स रेड कलर, ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। जनरली बहुत सारे फल, जैसे मैंने बताया, कच्चा मैंगो और ग्रेप्स है, लेमन है, ऑरेंज है, और आपका मौसमी आपने सुना होगा, इन सब में सिट्रिक एसिड होता है किसी में। इवन कर्ड, दही आपने सुना होगा, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, एक बैक्टीरिया होता है लैक्टिक एसिड नाम का, वो होता है। इसीलिए जो दही होती है ना, अभी आपको आगे भी मैं बताऊंगा कि दही को हम
तांबे या पीतल के या ब्रास के बर्तन में रखते हैं, उसको कांच के या मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, सिरामिक के बर्तन में। वो इसलिए कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हार्मफुल कंपाउंड बनाते हैं जो हेल्थ के लिए पॉइजनस साबित होते हैं। तो कुछ एसिड्स हमारे पास है, जैसे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, HCl। सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड होता है, टेट्रिक। ये जनरली अंगूर में टमाटो में पाया जाता है टेट्रिक एसिड, और एक होता है नाइट्रिक एसिड। ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू, अगर किसी फल के थ्रू या नेचुरली हमें जो एसिड्स मिलते हैं वो जनरली हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होते, बट जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, जो एसिड हम प्रोड्यूस करते हैं, खासकर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिससे दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं, जिसको बनाया जाता है मिक्स करके, कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। इससे सिट्रिक एसिड वीक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड क्योंकि या लैक्टिक एसिड हो गया, क्योंकि दही में या नींबू में ये सब हमें हार्मफुल नहीं करते, इसको हम यूजली खा सकते हैं, हेल्थ के लिए भी फायदा करते हैं। और जैसे HCl हो गया या नाइट्रिक एसिड हो गया, इनको हम खा नहीं सकते, ये कोरोड इन नेचर हो गया। जिस चीज़ में इसको रखोगे उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं या गला देते हैं, जिससे भी बॉडी पे अगर डालोगे तो वो बॉडी को बर्न कर देगा, जब भी जला देगा। और जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो और इसकी प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस करेंगे अभी। इसकी कुछ रिएक्शंस है, उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो एक वर्ड आता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कभी आपने देखा होगा कि भी ये डाइल्यूट है। हमेशा रिएक्शन, कोई भी लैब में रिएक्शन होती है वो डाइल्यूट एसिड या बेस के साथ होती है, खासकर एसिड, क्योंकि अगर वो कंसंट्रेटेड होगा तो वो हाईली पॉइजनस होगा, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो बॉडी में प्रॉब्लम कर सकता है, जला सकता है बॉडी को, या जिसमें भी हाथ में लगेगा या चेहरे पे लगेगा तो वो बहुत नुकसान कर सकता है, बर्न क्रिएट कर देता है वो, इसलिए उसको डाइल्यूट करते हैं। कंसंट्रेशन वो होता है जिसमें एसिड की जो परसेंटेज होती है वो मैक्सिमम होती है। जितना कंसंट्रेटेड होगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, उतने ही ज़्यादा परसेंट उसकी कंसंट्रेशन होगी, उतने ज़्यादा उसमें वो कंपाउंड प्रेजेंट होगा, पैरेंट कंपाउंड जिसको बोलते हैं, मोर देन 90% भी होता है। और डाइल्यूट वो होता है जिसमें हम वाटर ऐड करके उसकी कंसंट्रेशन को, उसकी तीव्रता को डाइल्यूट करते हैं, कम करते हैं। और हमेशा जब मिक्सिंग करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो डाइल्यूशन के टाइम पे लैब में अगर कोई एक्सपेरिमेंट हमने करना है तो इसमें पानी रहेगा पहले, कोई भी टेस्ट ट्यूब वगैरह या बीकर वगैरह छोटा, और फिर हम इसमें टेस्ट ट्यूब के थ्रू कोई भी एसिड डालेंगे। पानी में इसलिए डालते हैं कि अगर पानी में डालेंगे, ये एक बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि तो इसी में खुद इतनी एनर्जी होती है HCl में। अगर HCl में वापस पानी मिलाएंगे तो जो आयंस है वो और एनर्जी पैदा करेंगे। ऑलरेडी इसमें एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी है, इसमें और पानी डाल के अगर इसकी एनर्जी को बढ़ाया गया तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब बर्न होगी, इवन फट सकती है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पानी में मिलाना
ताकि हीट स्प्रेड हो, कम हो और इजीली काम हो। प्रॉपर्टी आपको बताई कि रेड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, सो टेस्ट होता है। और भी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वैन सपोज करें कि HCl है, एक्वस सॉल्यूशन की हम रिएक्शन कराते हैं तो ये H प्लस आयन तो CS माइनस आयन देता है। तो इसको क्लोरीन हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन बोला जाता है। आयंस, H आयंस और क्लोरीन आयंस। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देता है और आयन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होती है। इसको इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। और एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, यस, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, रिएक्शन हमने पढ़ी है कि भी मेटल, हमने तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा है, डीकम्पोजिशन में। क्योंकि जब मेटल रिएक्ट करता है, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट क्रिएट होता है प्लस हाइड्रोजन गैस। ये NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बोलते हैं, इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं बहुत जगह। ये कॉमन सॉल्ट है और ये वाटर का, वाटर में हाइड्रोजन गैस, ये सोडियम है हमारा मेटल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है ये। एक और इसकी रिएक्शन देख लें आप, ये हमने पिछली क्लास में भी करी थी, ZH2SO4। ये हमने डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन में करी थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, उसमें भी जो जिंक मेटल है वो रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिएक्टिविटी स्टेज में हायर पोजीशन में, तो ये जिंक सल्फेट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस अलग, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनता है, इसको भी सॉल्ट बोलते हैं। ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। तो जिंक जो मेटल है, आपको पता है मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ये एसिड हो गया हमारे पास, ये डाइल्यूशन में होता है, ये ध्यान रखना, डाइल्यूट एसिड। क्योंकि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं लैब में, तो उसको पहले डाइल्यूट किया जाता है, उसकी तीव्रता को कम किया जाता है। वही जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो NCERT की बुक में दे रखा है कि भी किस तरीके से हमें करना है, वो प्रैक्टिकल दे रखा है। प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, वो सोप का वाटर पानी होता है, उसमें टेस्ट ट्यूब को होल्ड किया जाता है, तो गैस निकलती है तो बुलबुले बनते हैं उसमें पानी के ना, उस कप में। इसमें सोप वाटर है, ये सोप वाटर है, ठीक है। इसमें वो एक्सपेरिमेंट का ट्यूब होता है और यहाँ पे ये इस तरीके से बुलबुले बनते हैं। जिसके पास अगर हम कैंडल को लाएंगे, कैंडल है,
पॉप साउंड के साथ फटेगा, बर्न होगा, पप पप पप। तो उससे पता लगता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। अब इसकी कुछ रिएक्शंस और देखते हैं, ये प्रॉपर्टी में आता है। ये तो हमें पता लग गया। एक और प्रॉपर्टी की है, क्या क्या प्रॉपर्टी हमने बताया था। ये सोर में टेस्ट होता है, यानी खट्टा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट। और ब्लू को रेड कर देता है, ब्लू न्यूट्रल्स को रेड कर देता है। उसके बाद एक और पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि एच आयन रिलीज करता है ये एक्वस सॉल्यूशन में। और अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है, मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस मोस्ट इंपोर्टेंट है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और भी हम पढ़ते हैं, एसिड ही चल रहा है। तो और रिएक्शन हम देख लेते हैं। मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं। 4 प्रॉपर्टीज होगी थी, हमारी 5th है। मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ रिएक्शन करता है मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है ऐसे। तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट मिलते हैं। तो जैसे लिखते हैं Na2CO3 प्लस HCl, रिएक्शन करो, क्या बनेगा। ये बनेगा हमारे पास सॉल्ट NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने रिएक्शन कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो कि एक एसिड है। तो हमें क्या मिला, सॉल्ट मिला NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ओके, तो ये होता है, हमें 2 चीजें मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और NaCl, और एक सॉल्ट मिलता है। तो इसमें वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे ले सकते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसमें। और हमें ये कैसे पता लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है नहीं निकल रही। तो इसके लिए एक और रिएक्शन है कि भी जो हमारे पास याद है हमने किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, हमने रिएक्शन पढ़ी थी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आया था। तो एक्चुअली लाइम की रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेल्फ लाइम भी बोला जाता है उसको, CaOH का होल ट्वाइस। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं उस गैस के साथ जो निकल रही है, हमें नहीं पता कौन सी गैस है, तो हमें पता करना हो। तो इसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर इससे अलग कर देता है। तो इवन जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको चूने का पानी भी कहा जाता है क्योंकि चूने से ही बनता है। तो जब इसमें सल्फेट CO2 डाली जाती है तो वो मिल्की पानी सा हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेद दूध के जैसा पानी हो जाता है। तो वो जो सफ़ेद दूध का पानी होता है उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो बाद में अगर दीवार पर होकर परत उसकी चढ़ जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और ये मार्बल का फॉर्मूला होता है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, या वैसे भी जनरली पूछते हैं। NCERT के भी क्वेश्चन है कि भी कौन सी गैस है जिसके बनने से अगर चूने के पानी को गुजरती है तो मिल्की हो जाता है। तो फिर उसमें क्वेश्चन बताना पड़ता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ ये रिएक्शन होती है, तो ये उसमें ये रिएक्शन को बताना होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये हमारा कार्बोनेट था। अब एक ये रिएक्शन है और ये
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, रिजल्ट सेम ही है, NaCl plus CO2 plus H2O और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, मेटल कार्बोनेट, तो उनके साथ जो रिएक्शन होगी तो सॉल्ट, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होगा, तो बैलेंस है क्या, HCl हाइड्रोजन बैलेंस है। फाइव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, पेपर में आती हैं ये प्रॉपर्टीज, एक दो प्रॉपर्टीज हम और देख लेते हैं अगर है तो, जो कि एनसीईआरटी में लिखी है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता दूं, इसकी जो छठी प्रॉपर्टी है, जो एसिड रिएक्ट विद बेस, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं एसिड प्लस बेस। ये डेली यूज में बहुत मिलता है, बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका यूज है, बहुत ही ज़्यादा वाइडली इसका दुनिया में यूज है। तो ये भी क्या हमें देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसको न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन भी बोला जाता है कि ये न्यूट्रलाइज कर देता है। इसको मैं बता दूँ पहले, इक्वेशन लिखिए है HCl प्लस बेस को बताओ, हाइड्रोजन सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या देता है हमें, सॉल्ट देता है प्लस वाटर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन क्यों है, HCl प्लस NaOH ये बेस है, और ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये एक बेस की भी प्रॉपर्टी है और एसिड की भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये दोनों में कॉमन है। तो ये जैसे जनरली आपको खाना खाते हैं तो स्टमक में क्या होता है, एसिड रिलीज होता है उस खाने को गलाने के लिए, पचाने के लिए। तो कभी आपने देखा होगा कि भी एसिडिटी हो जाती है एक्सेसिव मात्रा में या एक्सेसिव क्वांटिटी में, वो एसिड रिलीज होता है। तो कभी भी आप ऐसी सिचुएशन आए तो हम इनो वगैरह खाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि इनो ले लो, या तो क्यों इतनी जल्दी रिएक्शन करता है, क्योंकि वो बेस होता है। या बेकिंग सोडा आप यूज़ कर सकते हो, जो खाने का सोडा होता है, तो वो भी क्या करता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, सॉल्ट एक बना देता है और प्लस वाटर रिलीज कर देता है। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ से क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है, प्लस ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी बिजली को कंडक्ट करता है। यहाँ से OH माइनस, ये हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन आयंस H प्लस, O माइनस होता है हाइड्रोक्साइड आयंस, OH माइनस, इनकी रिएक्शन कराते हैं तो H2O वाटर। तो ये इसको इस तरीके से न्यूट्रलाइज कर देता है, ये वाटर बन जाता है HHO, ठीक है।
इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रल रिएक्शन कभी पूछता नहीं है, अगर कभी पूछे तो आप आइंदा अपना कि नहीं होता है। एक प्रॉपर्टी और इसकी हम ले लेते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो मेटल ऑक्साइड है, सपोज करें CuO प्लस HCl, जो मेटल ऑक्साइड है वो अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। वो भी क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, सॉल्ट होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जैसे कि मेटल के केस में हो रहा था। तो वो ये इसमें भी वही हो रहा है, नहीं सॉरी, वाटर देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ये भी क्या है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर। ये कॉपर क्लोराइड है और वो वाटर है, ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर क्लोराइड बनता है। ये ब्लैक कलर है और ये ग्रीन कलर में शायद होता है। और एक प्रॉपर्टी और होती है नंबर 1, जो कि पहले हम डिस्कस कर सकते हैं, इन नेचर, हाईली कोरोसिव इन नेचर, हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है। इसको किसी भी टीन के, एल्युमिनियम के, कॉपर के किसी भी बॉक्स में नहीं करके रखते, या तो ग्लास के साथ या सिरामिक के साथ। जनरली ग्लास के साथ किया जाता है, उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करता, तो और किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करके उसको गला के खत्म कर देता है। एसिड, ये में 8 प्रॉपर्टी एसिड की पढ़ ली। इसके यूजेस है, पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका हाइड्रोजन बनाने के लिए, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डिटर्जेंट, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, इन सब इंडस्ट्रीज में इसका बहुत यूज़ है। PVC बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए इसका बहुत यूज़ है। एक्सप्लोजिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, TNT उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे भी आपको पता है कि जो हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव जो चीज़ें होती हैं वो हार्मफुल ही होती है, तो HCl तो वैसे भी हार्मफुल ही है, कोरोसिव नेचर है, तो वो बनाया जाता है। अब हम बेसिस स्टार्ट करते हैं। बेसिस की भी सिंपल प्रॉपर्टी है, ये होता है बिटर, बिटर इन टेस्ट, कड़वा, बिटर मीन्स कड़वा, कड़वा होता है। और दूसरा रेड, लिटमस को ब्लू कर देता है। Electricity, conduct electricity because of hydronium hydroxide ion. Conduct electricity
ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और फोर्थ होता है वो जो आपको अभी बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद एसिड। रिएक्ट विद एसिड gives salt and water। ये चीज की कुछ आपको बताया रहा है। एरो मतलब तो ये कुछ बेस की कॉमन प्रॉपर्टी है, अपोजिट है, समझे कि बिल्कुल एसिड के अपोजिट है। वो खट्टा होता है, ये कड़वा होता है। रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, वो क्या करता है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी को ये भी कंडक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, डाइल्यूशन में, या एल्कलाई बोला जाता है इसको, एल्कलाई मीडियम, एल्कली। एल्कली उसको बोलते हैं, या एल्काइल्स जो सॉल्युबल इन वाटर होता है, जो बेसिस वाटर में पूरी तरीके से खोल जाते हैं उनको, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है उस तरीके से, तो उसको एल्कली बोलते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वही है कि भाई सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन बनाते हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं लिखवा दूँ या एक मिनट उसको। ये कुछ कॉमन बेसिस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ कॉमन बेसिस है, हाईली इफेक्टिव होता है। और ये सॉल्युबल इन वाटर है, ये इनका एल्कली बोला जाता है। कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं हम। सारे जितने भी बेसिस होते हैं उनमें सब में क्या कॉमन होता है, हाइड्रोक्साइड आयंस कॉमन होते हैं उनमें। वैसे ही जैसे एसिड में H+ आयंस कॉमन होते हैं, कोई भी एसिड होगा उसमें H+ आयंस जरूर होंगे, और कोई भी बेस होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन जरूर होंगे, OH- या H+। ये बेस है, ये एसिड है, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और कुछ बेस है वो भी जनरली रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस देते हैं वो भी, जैसे रिएक्ट विद सम मेटल्स, तो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन देते हैं, और अगर बेस रिएक्ट विद हमने पढ़ लिया न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन नंबर 20। नॉन मेटल्स के साथ अगर बेस रिएक्ट करते हैं तो
ये समझ रहे हैं 5 से 6 नंबर की होगी। अगर नॉन मेटल के साथ NaOH CO2, अगर इस इक्वेशन को पूरा करें तो ये इसके साथ ले लो या उसके साथ ले लो, कोई आपको दिक्कत। इसके साथ थोड़ा इजीली समझ में नहीं आएगा, जो आपको अभी अपने चूने वाले केस में समझाई थी ना, उसमें आपको समझ में आएगा। उसमें भी आपको बताया था ये इसके साथ मिलेगा तो CnCO3 प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट और प्लस वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो जो बेस है वो नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल है ये कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। हमारी IIT वाली सीरीज भी चल रही है, उसका काम हो रहा है कंटेंट पे, उसका काम हो रहा है। बहुत ही जल्द आपको उसका सारा कंटेंट मिलेगा और 100% वो फ्री होगा। उसके लिए आप चैनल पे बने रहें ताकि आपको महंगे महंगे ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। आप वो अगर सिलेबस कवर करते हैं, स्पेशली अगर 7th क्लास से या 8th क्लास से उसको कवर करने की आप कोशिश करते हैं तो 10th क्लास तक आप लगभग उस सिलेबस को कवर कर चुके होंगे, चाहे वो नीट का हो चाहे JEE का हो। अब इसके यूसेज हैं, इसके यूजेज भी वही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में या केमिकल इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत हैवी मात्रा में यूज़ किया जाता है। चाहे वो प्लास्टिक बनाने में हो, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब बनाने के लिए वो तो यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग सोडा या कुकिंग बेकिंग सोडा वगैरह, इनमें भी इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्रीज़ में। और इन इसके जो आगे सब टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स में, क्योंकि ये आपको पता है एसिड और बेस में सॉल्ट बनाते हैं तो मोस्ट कॉमन ना इन दोनों का जो मिक्सचर है वो सॉल्ट है। तो आधी चीज़ें तो आपको वैसे ही क्लियर हो गई है, तो हम सॉल्ट पे ही जा रहे हैं ताकि सॉल्ट को क्लियर कर सकें। कॉमन सॉल्ट आपने देखा कैसे हमने किसके साथ सॉल्ट बनाए थे, इससे NaCl कुछ कॉमन सॉल्ट है जो हमें इजीली मिल जाते हैं और जो हमने रिएक्शन में काफ़ी करा, NaCl, CaCl2 और ZnSO4, FeSO4, ये सब क्या है, कॉमन सॉल्ट है। मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं ये, ठीक है। तो सॉल्ट न्यूट्रल होता है, तो इस वजह से बहुत इंडस्ट्री कॉमन सॉल्ट नमक, जैसे आपने देखा होगा कि भी वो हमें नेचुरली मिल जाता है। जो सी वाटर होता है ना, अगर उसमें इवेपोरेशन हम कराएं, उसको निकाल के कहीं पे इकट्ठा करते हैं, वो तो उसका वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो वहाँ से जो हमें मिलता है वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ NaCl होता है। वो उसको फिर प्रोसेस करके नमक क्रिएट किया जाता है, टाटा नमक और सारे नमक आते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो सॉल्ट हमारे पास है पहला, वो है हमारे पास NaCl। तो NaCl से क्या होता है, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड
हमें मिलती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक बेस भी है। तो जब NaCl का वाटर के साथ हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं टेम्परेचर पे, ये हमें NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्ट है। इसकी अगर वाटर के साथ हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये हमें बेस देता है, जो कि अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि भी कितना इम्पोर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनके मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। हाइड्रोक्साइड कॉमन सॉल्ट में होता है, वाटर सोडियम क्लोराइड है। गलती लगी है, तो ये सॉल्ट हमें इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे हमें 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि सोडियम को तो आपने पढ़ लिया कि भी कितनी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, वैसे क्लोरीन है, क्लोरीन भी डिसइंफेक्टेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। वाटर को, जो वाटर में जर्म्स होते हैं, वाटर की हार्डनिंग कम करने के लिए यूज होता है, और बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। मेडिसिन में भी यूज करते हैं क्लोरीन का, या और बहुत सारे खाने के आइटम्स हैं उनमें है। वैसे हाइड्रोजन गैस है, कभी कभी पूछ लेता है कि यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं हम हाइड्रोजन गैस को, HCl बनाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए बहुत ही इसका वाइडली यूज होता है। तो इनके यूजेस पूछ लेता है तो ये आपको आने चाहिए। और भी मैं 2-4 यूजेस आपको बता देता हूँ। क्लोरीन का फिर वही प्लास्टिक बनाने के लिए, PVC बनाने के लिए भी यूज होता है, इसमें लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोजन गैस में मैंने आपको बताया कि भी फ्यूल एज अ फ्यूल, जो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन होता है ना, वो हाइड्रोजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है ना, क्योंकि जो उसका प्रोडक्ट होता है ना, वो वाटर होता है, वो हार्मफुल नहीं है, वो बहुत ही हाई फ्लेमेबल फ्यूल है, जो हाइड्रोजन फ्यूल है, वो बहुत ही स्पीड से बहुत ज़्यादा हीट के साथ बनता है। फिर मिथेनॉल बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए यूज़ होता है, और हाइड्रोजनेशन के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि इससे हम फैटी एसिड्स बनाते हैं, सॉलिड जैसे घी वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें बनाते हैं। और यूजेस ऑफ एसिड तो मैंने आपको बता दिया, क्लीनिंग पर्पज से, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है। डाइज वगैरह या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में डाइज की बहुत ज़रूरत पड़ती है, फाइबर्स को डाई करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए भी HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अब हम एक और सॉल्ट की बात करते हैं। अभी हम NaCl की बात कर रहे थे, सोडियम क्लोराइड की। अब एक और है, 2-3 तक इसको सेकंड समझे, वॉशिंग सोडा बोला जाता है, और इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो जैसे कि वॉशिंग से ही आपको पता लग रहा है वॉशिंग सोडा है, तो ये वॉशिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है। और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, वो सोडियम क्लोराइड
बात वही है कि सोडियम क्लोराइड कितना इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड का प्लस अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं और इसमें CO2 भी होता है, वाटर होता है, वाटर प्लस CO2 ये हमें मिलता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट देता है, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड NH2Cl। तो हमें ये चाहिए होता है, और ये एनहाइड्रस है, ये वॉशिंग सोल्डर का क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ अभी इसको, तो हमें इसको लेने के लिए ना इसकी फिर से एक रिएक्शन करानी पड़ेगी वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। इसको Na2CO3 प्लस 10H2O, एक परमाणु के साथ 10 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, तो इसको बोलते हैं Na2CO3 प्लस 10H2O। ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ये हमारा वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, इसका जो नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है। इसके यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं इसके सोडियम कार्बोनेट के। प्रॉपर्टीज में ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल सॉलिड होता है, सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, अल्कलाइन है, डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती है, और बहुत ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज है, हाउस होल्ड में भी यूज करते हैं। उसके बाद एक और है हमारे पास जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे ये कौन होगा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, तो जब हम हीट करेंगे तो ये बनेगा Na2CO3 तो ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है, तो ये वॉशिंग सोडा नहीं होता, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 प्लस 10H2O। ये हमारे पास होता है, ये होता है वॉशिंग सोडा, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम बेकिंग सोडा हम बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सेकंड हमारा यही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड तो सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, थर्ड हो गया हमारे पास बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने देख ही लिया हमें किस तरीके से मिलता है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये भी किससे मिल रहा है हमें, सोडियम क्लोराइड से मिल रहा है, और इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बेकिंग सोडा मिलता है। तो ये भी कितना इम्पोर्टेंट है बेकिंग सोडा बनाने के लिए, और केमिकल फूड इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में कार्बोनेट बनाने के लिए, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, उन सब में इसका भी
बहुत यूज होता है, मेडिसिन में बहुत यूज है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है ये बेस है। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है, इवन अगर पेट में कभी एसिडिटी बनी तो आप अगर बेकिंग सोडा थोड़ा जो घर में खाने का सोडा होता है उसको खा लेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है क्योंकि इसकी एंटी फायर प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि अगर इसकी आप रिएक्शन कराते हैं किसी केमिकल के साथ, HCl के साथ, एसिड के साथ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, तो उसी तरीके से उसको फायर एक्सटिंग्विशर में रिलीज प्रिपेयर करके रिलीज किया जाता है। उसके बाद फोर्थ है हमारा, हमने क्या पढ़ लिया, सोडियम क्लोराइड पढ़ लिया, सोडियम कार्बोनेट पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ लिया। अब एक है हमारा लास्ट, हमारा है फोर्थ वन, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसकी भी प्रिपरेशन बहुत ईजी है क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये चूल्हे का पानी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, ये हमें देता है CaCl2। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और प्लस वाटर। जैसे कि नाम से पता लग रहा है ब्लीचिंग पाउडर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज है, क्योंकि कोई भी कलर को कलरलेस करने के लिए, डिफरेंट कलर करने के लिए। उसके बाद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, और वॉशिंग इंडस्ट्री जो कि डिटर्जेंट सोप वगैरह बनाती है वो भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। लिक्विड सोप वगैरह में या डिटर्जेंट वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। और एक लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी मेन टॉपिक होता है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस का प्लास्टर कहते हैं उसको। पहले वो सीमेंट वगैरह है, आज भी वो सीमेंट वगैरह भी यूज होता है, पर आज मेडिसिन में, मेडिकल फील्ड में और डिफरेंट आर्टिफिशियल इंडस्ट्रीज में आइडियल्स वगैरह लोग बनाते हैं या मूर्ति बनाते हैं, तो वहाँ पे उसका बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला है इसका दोस्तों, फॉर्मूला है इसका CaSO4 half H2O, half H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है, ये साइंटिफिक नाम है, ये इसका साइंटिफिक फॉर्मूला है।
ये नाम याद रखने की जरूरत है। इसको कॉमनली प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। पहले जनरली सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता था, अभी भी होता है, पर अब ये मेडिसिन में, आर्टिफिशियल चीज़ें बनाने के लिए, आइडियल्स मूर्ति बनाते हैं या कोई इमेज बनाते हैं, कोई और चीज़ बनाते हैं, डेकोरेशन में बहुत ही ज़्यादा इसका यूज हो रहा है। जैसे पीओपी भी बोला जाता है, कॉमनली इसको पीओपी भी बोल देते हैं। तो पीओपी में, डेकोरेशन में, इंटीरियर डिजाइनिंग में इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसको जनरली हम कैसे इसका प्रोडक्शन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, इसकी वो चीज़ देख लेते हैं। एक जो ये हमें मिलता है, ये जिप्सम फॉर्म में होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 डॉट 2H2O डॉट A होता है जिप्सम। इसको हीट किया जाता है, तो ये लिखा है CaSO4 प्लस इसमें भी वाटर ये इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इस रिएक्शन से ये हमें मिलता है। और अगर इसी रिएक्शन को हम रिवर्स में यूज़ करें, जैसे भी किसी का बोन्स वगैरह टूट जाता है, हड्डी वगैरह, तो मेडिकल यूनिवर्सिटी में हड्डी जोड़ने के यूज में डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं। वाटर होता है, इसको पानी में मिलाते हैं, ये रिवर्स रिएक्शन होती है, तो ये जिप्सम बनाता है। जिप्सम एक बहुत ही हार्ड मेटल है, अगर इसमें पानी मिल जाएगा तो ये बहुत ही हार्ड पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है। थोड़ी देर इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे, फिर हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है हड्डी जोड़ने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए। अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स हम कर देंगे तो वो जिप्सम बन जाता है, जो कि हार्ड सॉलिड है। इस चैप्टर में इतना ही है, एनसीईआरटी में इतना ही रखा है। होप के भी सारी आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, जो भी थ्योरी है और जो भी है। जो आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के या अदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कराएंगे, तो वो जैसे हमारे लास्ट चैप्टर जो पीरियडिक टेबल है, 5 चैप्टर है जो हमने केमिस्ट्री के तैयार किए हैं, और जो फर्स्ट 5 चैप्टर है साइंस के 10th क्लास के एनसीईआरटी के, उसके बाद हम तुरंत ही सारे क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।